यार इधर आ बबलू, कैप पहनी हुई है, ये जरा मिटा दो। यार बैंड डर गया। लेक्चर नंबर पार्ट बी 76। यार बटन बंद कर ले यार पहले। फॉलोइंग इज द, कोई मसला नहीं यार। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बबलू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। यार ये साथ वाले की किताब में पेज नंबर 778 है, पुरानी किताबों में नहीं है। ये मिन्नत की जा रही है नई किताबें ले लें। आवाज़ आ रही है हाइब्रिड वालों को जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, ये 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। पेज 778, पेज 778 जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिवीजन होने लगी है FR1 वाली। 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है। ये खाना हमने खा लिया, अब हम स्वीट खाने लगे हैं। 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है। 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होकर यूजर के घरों में जा चुकी हुई है, और 17 का भी ऑडिट होकर यूजर के घरों में जा चुकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं होता, उस क्लास से इधर किसी ने आने तो आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑडिटेड में गलती नहीं निकल सकती। ऑडिट भी इंसानों ने किया था, उनमें गलती निकल सकती है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में वो कहे ना कहे कंपैरेटिव डेटा कर दिया हो तो बनानी होती है। 31/12/19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव डेटा। चलिए जी शुरू करें। कंपनी का नाम फखर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31/12/19। बिस्मिल्लाह, शुरू कर देंगे। अच्छा यार, यहाँ ना आपने डेट लिखनी होती है 1 जनवरी 18, 2 साल पुरानी डेट लिखनी होती है, फिर ऑटोमेटिकली 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बन जाती है। तो ये आपने 2 साल पुरानी डेट लिखनी है, तो लिखें जी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 18। फिर इसके बाद मेरे बैलेंसेस आ जाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 18, और इन द एंड मेरे बैलेंसेस आ जाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 19। क्योंकि FR1 का सवाल है, इसलिए वर्किंग्स मैं नहीं करूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का फेस आपको बना के दूंगा, वर्किंग्स में आपको सोल्यूशन से दिखाऊंगा। अच्छा, जगह खुली सी मैंने छोड़ ली है, इसलिए कि प्रॉफिट्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स होंगी वो मैं यहाँ नोट कर लूँगा। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जो कॉलम आते हैं वो आता है शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स का, और जनरल रिजर्व का। टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 18 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है और ये 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी है। सवाल की रिक्वायरमेंट थी 19 की इक्विटी की चेंज बताएं अलोंग विद कंपैरेटिव्स, तो इसलिए मैंने आपको हिंट दिया था कि 2 साल पुरानी फिगर से आप शुरू करेंगे। तो बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 18 या 31/12/17 भी लिख सकते हैं पेपर में, एज ऑन 31/12/17, एज ऑन 31/12/18, एज ऑन 31/12/19। तो अच्छा, इधर 18 का इंटरिम और 17 का फाइनल डिविडेंड आएगा। इधर 18 का इंटरिम और 17 का फाइनल डिविडेंड आएगा। इधर 18 का फाइनल और 19 का इंटरिम। इधर पैट और सरप्लस फॉर द ईयर 19 का आएगा, और इधर पैट और सरप्लस फॉर द ईयर 18 का आएगा। पैट को मैं जो होगा वो लिखूंगा आरई के नीचे, पैट फॉर द ईयर, और सरप्लस फॉर द ईयर को मैं लिखूंगा सरप्लस वाले कॉलम के नीचे।
OCI, जो सरप्लस फॉर द ईयर, वो यहाँ लिखूंगा, जिसके साथ हम जनरल एंट्री में लिखते थे एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। असल में ये दोनों चीजें ना P&L से आती हैं। P&L में आपको पता है पैट इधर पड़ा होता है और वो इधर पड़ी होती है, ये चीजें इधर आ जाती हैं। चलें जी, 2017, 18, 19, ये ना पेपर में ऐसे फजूल परेशान करने के लिए देते हैं। 2017 का प्रॉफिट मैं कहाँ डालूं? 2017 का प्रॉफिट कहाँ डालूं? इधर मैंने 18 का पैड डालना है, इधर मैंने 18 का पैड डालना है, इधर मैंने 19 का पैड डालना है, तो 17 का पैड तो यहाँ डालूंगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक दो चीज़ें ऐसे परेशान करने के लिए पेपर में दिया करेगा, तो हमें फॉर्मेट पे ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा यार, मुझे आप इस डेटे से बड़े शौक से चीज़ें करनी हैं। मुझे आप इस डेटे से SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें। SOCI में आपको पता है चलते 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 पैट आते हैं और OCI आता है। 2019, 18, 19 का पैट है, 19 का पैट, 18 का पैट है 98, इधर नजर आ रहा है, और 19 का 84, और इसका माइनस OCI थोड़ा सा नीचे करके लिख देते ना, क्योंकि पैट तो आपको पता है क्लोज हो जाता है। अच्छा, ये पैट हो गया, और डिफरेंट मार्कर से OCI में काफ़ी सारी चीज़ें आया करेंगी। हमारे सवाल में चीज़ है रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो असल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ होगा ना, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ रहा है, सरप्लस इन OCI जिसे हम कहते थे। और ये 25, मैंने कहा था इनके टोटल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनके टोटल को कहते हैं TCI। तो ये मैंने आपके सामने SOCI के एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश की है। ये मैंने आपको कहा था, शायद आपको याद हो, इस तरह मैं फिगर्स को उठाता था, याद है? एक तरह से इस तरह फिगर्स को उठाता था, ये इन नदियों को इस दरिया में डाल दें। यहां क्या लिखूं? पैट और कॉमा रिवैल्यूएशन सरप्लस, या पैट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, या TCI लिख दूं? TCI लिख दूं? TCI 18 का। हाँ, बैकएंड पे आप सोच लें पैट और सरप्लस फॉर द ईयर, वो आपको सोचने की इजाजत है, पैट और सरप्लस फॉर द ईयर। अच्छा, अभी आपने नोट नहीं करना, मुझे ये फिगर्स जरा पोस्ट करवा दें, 98 और 14 वाली। इन नदियों को ले जाएं अपनी रेलेवेंट जगहों पे, 98 और 14, 98 और 14। लॉस फॉर द ईयर था सरप्लस में, और वो था, लेकिन ये 98 ना अभी मैं मिटा के इधर लिख दूंगा, क्योंकि 98 में ना कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने करनी है, 98 में मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब इन दोनों को उठाएं, 84 और 25। 84 इस वाली में था, 84 और 25 सही हो गया। पहली रोज वाले को सही नजर आ रहा है। TCI किस साल का? 19 का। इस साल का पैट और इस साल का सरप्लस, या जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर गया फॉर द ईयर जी, कितना? 84 और 25। इसके कोई बैलेंसेस भी होंगे, शायद सवाल दे दे, अल्लाह करे दे दे वैसे बैलेंसेस। 84 और 25। लेकिन ये करने के बाद आप जरा अंदर तशरीफ लाएं। आपको किसने कहा था बाहर जाने को? इसको भी ले आऊं? नहीं, इसको ना ले आए, इसकी सेटिंग नहीं करनी हमने। आप भी अंदर तशरीफ लाएं। 84 क्लियर? इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट्स इसमें करनी है कि यहां तक जगह मेरी भर जानी है, धड़ धड़, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बहुत कुछ होना है अभी तो शुरू हुई है बात। चलें जी, अगली लाइन पढ़े सवाल की। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर था ना, इसलिए मैंने पैट के साथ फॉर द ईयर टाइप चीजें ले गया।
ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज बेस्ड अपॉन डिस्पोजल ऑफ एसेट। जब एसेट बिकेगा तब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है वो जो साथ साथ डेप्रिसिएशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं सरप्लस रिटेन अर्निंग में, वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो जो ट्रांसफर की एंट्री हमने करनी होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर कोई एसेट बिका तो फिर मैं कर दूंगा, और अगर कोई एसेट ना बिका तो वो ट्रांसफर वाली एंट्री मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं मैं सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ तब करता हूं जब कभी एसेट, इसमें ना आपकी मर्जी होती है, अकाउंटेंट्स को इजाजत है, कुछ साथ साथ करते हैं, कुछ एंड पे ट्रांसफर करते हैं, कुछ साथ साथ तैयारी करते हैं, कुछ आखिरी महीने में करते हैं। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी, वो बोंगी नहीं मारनी, इधर 31 दिसंबर पढ़ देंगे तो सारी चीजें उलट लिखाएंगे। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 17 हाथ दो गया। शेयर कैपिटल एट यकम जनवरी 18, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। एज एट को अंडरलाइन कर लें, ओपनिंग बैलेंसेस। एज एट फॉर द ये नहीं होती चीजें, एज एट ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। 300, 102 और 348। फॉर्मेट पता हो तो इरेलेवेंट फिगर्स इग्नोर हो जाती हैं। जी भाईजान, 300 10 10 348। अच्छा यार, इधर ऊपर मुझे 2 लाइनें चाहिए होंगी, मैंने छोड़ी थी क्योंकि पिछले साल की कोई गलती हो सकती है। अगर आपने नहीं छोड़ी हुई तो इधर नीचे 2 लाइनें फिट कर लीजिएगा, क्योंकि डिविडेंड मेरे ख्याल से 1-2 ही आने हैं। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लें, ऊपर लाइनें छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक नोट कर लें। नोट करने को मैंने आपको कहा है, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी अगर आप साथ साथ नोट कर रहे थे तो। अच्छा, वो एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली यार इधर होनी है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स करूंगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, बोले बोले बोले, बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 18, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, फिर नीचे 2 एडजस्टमेंट्स इसके कर दूंगा। 300, 102, 348। और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस बैलेंस को शायद दोबारा निकालूँ। बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 18, रिवाइज नहीं, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड, और दरमियान में कोई गलतियां सही होंगी। और ये जो आपने 300 लिखा है, ये इस पहले वाले के सामने लिखा है। चलें जी, ऑन यकम मार्च 18, ऑन यकम मार्च 18, खुद ही सोच लें, ऑन यकम मार्च 18 यहाँ पे, क्योंकि ये देखें ना, ये सारा कौन सा साल है, 18, और ये 18, और ये 18 से पुरानी कोई गलतियां सही करनी वो मैं करूंगा। ये 18 का साल है, ये 19 का साल है। ऑन यकम मार्च 18, एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड 10% फॉर 2017। ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। अभी मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपको बताया था फाइनल 17 डिविडेंड इधर आने। एक ये हो गया। ऑन यकम नवंबर 18, एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स। राइट शेयर्स की एंट्री अगर आपको भूली भी है तो वो जो सऊदी किंग को शेयर इशू होते हैं ना, उस तरह की एंट्री होनी है। जो सऊदी किंग को शेयर इशू होते हैं उस तरह की एंट्री होनी है। उधर एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इधर एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। राइट शेयर होता है कंपनी ने और पैसा मांगा है। तो ऑन यकम नवंबर 18, एफएल इशूड राइट शेयर्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹24। इसमें 10 रुपये फेस वैल्यू होगी और 14 रुपये प्रीमियम होगा। ऑन यकम अगस्त 19, इंटरिम बोनस ऑफ 15% वाज डिक्लेयर्ड। ऑन यकम अगस्त 19, क्लियर। अब मेरी प्लानिंग मुकम्मल हो गई। पैट में गलतियां मैं इधर ही सही कर दूंगा, पैट में गलतियां इधर ही सही कर दूंगा, कुछ गलतियां इधर भी सही करनी पड़ेंगी। देखते रहें, 19 की गलतियां इधर सही होंगी, 18 की गलतियां इधर सही होंगी,
17, 16, 15, 14, 13 के साल की गलतियां यहां सही होंगी। इधर फाइनल डिविडेंड आने 17 का और इधर राइट शेयर्स आने हैं और इधर आना है शेयर्स का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है इंटरिम वाला। तो बस अल्लाह का शुक्र है चीज़ें ख़त्म। 2 लाइनें मुझे इधर चाहिए, 1 लाइन सिर्फ मुझे इधर चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जगह मैंने छोड़ दी थी। 2 लाइन इधर चाहिए, 1 लाइन इधर चाहिए। लेकिन जब भी कोई डिविडेंड या कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़े ना, तो शेयर कैपिटल के बैलेंस पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि शेयर कैपिटल के बैलेंस पे एडजस्टमेंट्स होनी है सारी। ऑन जेकब मार्च 18 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%। डिविडेंड अर्निंग को कम कर देते, तो इधर लिखें 2 लाइनें मैंने आपको क्या चाहिए। फाइनल डिविडेंड 18 का साल है भाईजान, ये देखें ये 18 का साल है और ये, तो ये 18 के साल में एडजस्टमेंट करवाएं। 2017 का फाइनल डिविडेंड। शेयर कैपिटल का बैलेंस 300 ज़रब 10%। अभी ये बहस नहीं मैं करूंगा कि डिविडेंड पे हो गया या पेएबल है, मैंने सिर्फ अर्निंग कम करनी है। आगे कैश क्रेडिट करना है या पेएबल क्रेडिट करना है, ये तो फाइनल अकाउंट के सवालों में बैलेंस शीट में देखेंगे। फिलहाल डिविडेंड की वजह से अर्निंग कम हो जाती है, तो अर्निंग बता दें कितने से कम करनी, 30 से। अच्छा, ये वाली लाइन मेरी खाली हो गई, इस वाली लाइन में भी कुछ आना है, तो ये कितना हो गया बोले 30 अर्निंग डेबिट, बस ये पोस्ट हो गया। शेयर कैपिटल के बैलेंस में इसकी वजह से चेंज नहीं आई। फाइनल अकाउंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर आपने FR1 में पढ़ा होगा, अगर बोनस शेयर होते थे ना तो फिर शेयर कैपिटल के बैलेंस में भी चेंज आती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शेयर कैपिटल का बैलेंस अभी 300 ही है। ऑन 2 नवंबर FL issued 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अच्छा, 40% राइट शेयर्स इशू किए हैं। मुझे बताएं शेयर कैपिटल, जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। अब तो माशाल्लाह आपने कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है, 300 को आप 10 पे डिवाइड कर दें 30। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू 30। उसी टाइप की शायद कुछ चीज समझे कि इतने उसमें से इतने खरीद लिए गए, तो कितने परसेंट राइट इशू किए, तो P इशू टू सऊदी किंग या V इशू टू शेयर होल्डर्स, V इशू टू शेयर होल्डर्स। 30 मिलियन शेयर्स क्वांटिटी में मैंने लिखे हैं, 30 मिलियन शेयर्स का 40%, 12 मिलियन शेयर्स। ये वो शेयर्स थे जो पेरेंट सऊदी किंग को देता था, लेकिन ये हमारी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए। और बुनियादी फैक्टर क्या होगा, इसमें से जितने परसेंट शेयर इशू किए जाएंगे वो आएंगे। एंट्री वही मशहूर जमाना, कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जी। 12 इंटू 24, 12 इंटू 10, 12 इंटू 14, 220। इस फिगर को क्यों निकलवा रहे हो, ये तो बैलेंस शीट की कुछ फिगर है, इसको छोड़ो परे, मुझे ये दोनों फिगर्स निकलवाओ। 120 डेबिट शेबिट खुद ही कर लेना घर जाके, पेपर में जरूरत नहीं है जी। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाऊं, 120 से। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाऊं, इधर क्या लिखूं, राइट इशू, नए शेयर इशू कर दिए हैं जी। ये लाइन है, यहां पे शेयर कैपिटल में बोलें 120, 160। लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर अगली कोई एंट्री करनी पड़ी ना, तो शेयर कैपिटल का बैलेंस रिवाइज कर लीजिएगा, वरना गलती हो जानी है। तो यहाँ पे ना कुछ हाफ हार्टेडली टोटल्स करा दें। हाफ हार्टेडली इसलिए कह रहा हूँ कि सारा डाटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाफ हार्टेडली टोटल्स करवा दें। 420, 168, बस बस आगे ना जाए। अभी शेयर कैपिटल का टोटल भी वैसे काफ़ी था। अब अगले साल कुछ एंट्री करानी है आपने मुझे। on Jacom August 19 an interim bonus of 15% was bonus shares. बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स में अच्छा यार ये 3 किस्म की एंट्रीज हैं। एक है कैश डिविडेंड, वो सिर्फ अर्निंग को काम करता है, FR1 में याद होगा। एक है नए शेयर इश्यू करना, इट इज नॉट डिविडेंड, इसमें हमारा सरमाया बढ़ जाएगा और बिजनेस ग्रो करेगा।
और एक है बोनस शेयर बांटना। बोनस शेयर ये होता है अर्निंग कम करके, पैसे नहीं देते आप लोगों को, अर्निंग कम करके शेयर इश्यू कर देते हैं। तो अगला कौन सा है जी? बोनस। ये 19 के इंटैरिम है या 18 के फाइनल है? 19 के इंटैरिम है। ठीक जगह, ठीक जगह फिर। बोनस डिविडेंड 19 का। अच्छा जी, तो बोनस शेयर की एंट्री थी, शायद थोड़ी रिकॉर्डिंग का पोर्शन मिस हुआ है, तो ऑनलाइन वाले हजरात ये 63 मैंने लिखा है बोनस शेयर की एंट्री। बोनस शेयर की एंट्री क्या बनेगी? बोनस शेयर की एंट्री मोहतरम ये बनेगी, अर्निंग कम हो जाएंगी और आपका कैश कम होगा या कैपिटल बढ़ेगा? ये FR1 में पढ़ी हुई होगी आपने। तो अर्निंग कम हो जाएगी और कैपिटल बढ़ेगा। कितने से? 63 से। ओके, अब मोहतरम जो हमारी मेन एडजस्टमेंट है वो आने लगी है, उसके लिए आप अटेंटिव हो जाएं। पहले मैं लीज वाली पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाली शायद आपने FR1 में पहले पढ़ी हो। सिर्फ आपने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहना है, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ये एडजस्टमेंट खत्म हो जानी है। हमारा ईयर एंड है 31/12/19। ये हमें पता चला है कि सालाना पेमेंट्स जो मशीन के लिए हो रही थी लीज पे ली गई, हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। ओए, सालाना पेमेंट्स कहां मैं डाल रहा हूं? रेंट एक्सपेंस में। ये लीज शुरू हुई थी भाईजान हमारे साल के पहले दिन नहीं, पिछले साल के पहले दिन। FL entered into a lease agreement for a non-cancelable period of 7 years on January 18 और किस्तें 25 मिलियन की हैं टू बी पेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर इन एरियर, और इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है? 12%। सो वेरी वेरी सिंपल। 25 का रेंटल है, उसको 7 सालों पे 12% पे डिस्काउंट करेंगे तो 114.1 आ जाएगा। एंट्रीज में आपको रिवाइज कराता हूँ। January 18 को 114.1 से शुरू करेंगे, 2 रेंटल डालेंगे, ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। 114.1 ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अगले साल कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन इसको 7 से डिवाइड करके निकलेगी। 114 डिवाइड बाय 7, 114.1 होना चाहिए था वैसे। चलें, डेप्रिसिएशन 114.1 डिवाइड बाय 7, 16.3, 16.3। ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं। It was identified that annual payments have been recorded as an expense. एनुअल पेमेंट्स कहाँ डाल दिए? एक बार याद रखिएगा, जब एक्सपेंस में डाली जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसे लीज का पता ही नहीं चला कि लीज है क्या। तो रॉन्ग एंट्री, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। रॉन्ग एंट्री है रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ओरिजिनल खर्चों को रिकॉर्ड करें, और फाइनल बात हो रही है, ओरिजिनल खर्चों को रिकॉर्ड करें और गलत खर्चे को उल्टाएं। खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा। खर्चे रिकॉर्ड करने से, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। कितना? 16.30। खर्चे रिकॉर्ड करें। बचपन में टीचर कहते थे ओरिजिनल एंट्री कर दो, रॉन्ग को उल्टा दो। ओरिजिनल एंट्री कर दी, खर्चे बुक कर चुके हैं, 25 के नहीं होने चाहिए थे। ये रॉन्ग एंट्री अकाउंटेंट कर चुके हैं, हमारे प्रॉफिट में ये वाली एंट्री गई भी है। खर्चे उल्टाने से प्रॉफिट, खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस। सुभान अल्लाह, समझ आ गई बात?
तो अच्छा घर में कैसे सोचने, घर में किसी और तरह सोच रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें और रेंटल ऐड बैक कर दें, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, रेंटल ऐड बैक कर दें। ये कौन सा साल हो गया? 18 का। मैं एक ही दफा नोट करने दूंगा। अब कौन सा साल? अच्छा यार, ये सारी एंट्रीज करके सोचेंगे या जुबानी सोच लेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कितने हैं? और जुबानी सोचेंगे, ये एंट्रीज करने कहाँ बैठ जाएंगे। बस सोचेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जाना था, खर्चों में ले क्या गया? रेंटल। तो रेंटल को निकाल के वो ये दोनों चीजें डाल दें। खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम प्रॉफिट को सही करने लगे ना, लेकिन 19 का सारी फिक्र नहीं उतनी ठोकनी। खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट और खर्चा कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप ये प्लस माइनस करते आ रहे होंगे, नंबर मिलते जा रहे जी। 12.3 माइनस 3 प्लस 25। लॉ की जिनकी क्लास है वो चले जाएं, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट करा देता हूँ, वो यूट्यूब पे ले लीजिएगा। नहीं करा करूँ दें, कोई नहीं, क्योंकि 1:20 तक आते हैं सर। अच्छा अच्छा यार चलें फिर, इनको एक दफ़ा मैं ज़रा ज़बानी बता दूं कि वो जो एडजस्टमेंट इनके जाने के बाद मैं पढ़ता हूँ। एडजस्टमेंट कुछ ऐसी है, ये वाली तो लीज वाली ख़त्म हो गई, बतानी ख़त्म हो गई, हाँ वाली ख़त्म हो गई। तो खर्चे हमने उल्टा दिए, खर्चा वाला, रेंट वाला, और इंटरेस्ट और डेप्सिन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे हुआ है IAS 40 में कि वो ना कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जा रहा है। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये बहस मैं आपसे कल करूंगा, क्योंकि ये IAS 8 की प्योर बहस है। फिलहाल उसके असरात में शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कॉस्ट मॉडल से जाना चाह रहा है फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ। तो कॉस्ट मॉडल में आपको पता है डेप्रिसिएशन आती है, फेयर वैल्यू नहीं आती। और फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं आती और फेयर वैल्यू आती है। ऐसे ही IAS 40 में कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन आती है, फेयर वैल्यू नहीं आती, और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं आती। अब जब कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन उल्टानी पड़ेगी और फेयर वैल्यू और गेन लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चले जाएं वापस रात, बाकी फिगर्स मैं देख लेता हूं, जिनकी लॉ की क्लास है वो चले जाएं। और ये प्लीज यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा। कुछ लगे हाथों, एक दो और भी निकल रहे हैं, जरा बंदे आइडेंटिफाई कर लें। लॉ की क्लास वाली लेके जाइएगा। फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ FL टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये फैसला हुआ है कि हम चेंज कर लेंगे मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू। अब ओल्ड पॉलिसी बता दें, कॉस्ट, ओल्ड पॉलिसी कॉस्ट मॉडल, न्यू पॉलिसी। तो ओल्ड से न्यू की तरफ जाना है, ओल्ड से न्यू की तरफ जाना है। टू प्रोवाइड रेलेवेंट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाना है। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग which is purchased on January 16 at a cost of 150 million. 60% of the cost represent building having estimated life of 20 साल and residual value of 10 million. The depreciation is included in above financial statements क्योंकि cost model use हो रहा है. The fair value has increased by 6% in each year. जी, अब मैं पढ़ा हूं। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट कितनी है 150। इसमें अगर कोई लैंड पड़ी हुई है ना तो इसलिए बता रहे हैं कि डिडक्शन अलग अलग कर लें। द फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर। कैलकुलेटर पकड़ें। पहली एंट्री ज़बानी बताएं क्या होगी। यकम जनवरी 16 को 16, 17, 18, 19 4 साल की एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री ज़बानी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट
कैश क्रेडिट कितने से 150 से। इसमें कितनी इंक्रीज डालनी है हर साल 6%। कैलकुलेटर पकड़ें 150 पे लगाएं 6%, 150 पे 6%, 150 नहीं आप 6% लगा रहे हैं या 106, ये मुझे बता दें। 106 लगा रहे हैं, तो अगर 106 लगा रहे हैं तो फिर 150 उसमें से माइनस करके मुझे जवाब बता दें। मैं तो गेन पूछना चाह रहा हूं आपसे। और अगर आप डायरेक्ट 6% लगा रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। 6% डायरेक्ट लगा के जरा बताएं। 9। ये पहले साल हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 150 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 9 से। मैंने वर्सेस वाली कैलकुलेशन की है जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। टी अकाउंट भी खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने क्लास में कहा था, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उस पर। अच्छा आप बता दें अगले साल 150 पे 6% लगाएंगे या 159 पे 6%? 159 पे 6% लगाएं, 159 पे 6%। एसेट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट अगले साल फिर लगाएं 168.54 पे 6%। कितना आया? 10.11। उसके बाद फिर इस पे 6% लगाएं 10.72। मोहतरम क्लास में मैंने इस तरह करवाया था। क्लास में मैंने इस तरह करवाया था, अगर किसी को शौक है 159 और 9 रुपए की क्या आ गई थी खुशी। क्लास में मैंने इस तरह बनवाया था बीडी और सीडी 159 इंटू 168.54 और गेन कितना? ये 2 साल का मैंने कर दिया, तीसरे और चौथे साल का इस तरह खुद आप कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी है टी अकाउंट बनाना है, जो मर्जी करना है। बस 6% की खुशी रिकॉर्ड करनी है हर साल। 100-150 भी निकाली जानी है या हर नई फिगर पे? हर नई फिगर पे निकालनी है। लेकिन एक बार याद रखिएगा ये गेन्स इसने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, क्योंकि ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? अब कॉस्ट मॉडल की एंट्रीज के लिए, जो कि ओल्ड पॉलिसी है, आपने मुझे हेल्प करनी है। कॉस्ट मॉडल के लिए मैं सारा नहीं काट रहा, मैं ये वाली लाइन काट रहा हूं। कॉस्ट मॉडल के लिए ये वाली लाइन मैंने काट दी। जगम जनवरी को 150 का खरीदा है, 60% इसमें क्या है? बिल्डिंग। तो डेप्रिशिएट किसको करेंगे? 90 को। और अल्लाह का शुक्र है रीवैल्यू तो करना नहीं हमने, डेप्रिशिएट करेंगे 90 को। लेकिन वो कहते हैं इसकी लाइफ 20 साल है और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10 है, तो 90 को डेप्रिशिएट करेंगे या 90 माइनस 10 को? 90 माइनस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? नहीं 60% नहीं, 60 मिलियन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? 60 मिलियन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग? विल आई डेप्रिशिएट बिल्डिंग या बिल्डिंग की डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करूंगा? क्या मैं 90 को डेप्रिशिएट करूंगा या 90 माइनस 10 डिवाइड बाई 20 हर साल? स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। क्या जवाब आ गया? 90 माइनस 10। अच्छा 16 में क्या एंट्री होगी कॉस्ट मॉडल पे? आईपी डेबिट कैश डेप्रिसिएशन डेबिट। 17 में, 18 में डेप्रिसिएशन बराबर क्यों हो रही है और फेयर वैल्यू चेंज? डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे होती है ना, वो तो बराबर ही है। और अगले साल थोड़ी सी हिम्मत करके आपने मुझे इनको उल्टवाना है और थोड़ी देर बाद मैं आपको कहूंगा कि इनको रिकॉर्ड करवाना है। 19 की डेप, मैं ओल्ड पॉलिसी से न्यू की तरफ जाना चाह रहा हूं। 19 की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, कम कर दें। 19 की डेप्रीसिएशन कम कर दें। खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा +4। 18 की डेप्रीसिएशन कम कर दें, इससे 18 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
17 और 16 की डेप्रिसिएशन कम कर दें, इससे ये वाली लाइन हिट हो सकती है इन दोनों के दरमियान, यानी यकम जनवरी का कोई गलत वाला बैलेंस और सही वाला बैलेंस। तो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट्स, प्रायर ईयर से मुराद 2013, 14, 15, 16, 17 पिछले सारे सालों की एडजस्टमेंट्स यहां आती हैं, क्योंकि ये डेट सेम है ना। इसके दरमियान ये गलत फिगर्स होंगी, ये अर्निंग्स गलत होंगी, ये अर्निंग्स सही होंगी, इनके दरमियान एडजस्टमेंट्स आएंगी 4 और 4, वही प्लस ही करना है। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं या उल्टा रहा हूं? उल्टा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात है दूसरी साइड पे गेन पड़े हैं, गेन रिकॉर्ड करने हैं वो भी प्लस के साथ। दूसरी साइड पे गेन पड़े हैं और गेन रिकॉर्ड करने हैं, गेन प्लस के। अगर लॉस होते तो वो फिर और बात होती। अब गेन्स प्लस माइनस छोड़ें, गेन्स क्या करने हैं? रिकॉर्ड। और डेप्रिसिएशन रिवर्स। अच्छा, गेन्स रिकॉर्ड कैसे करें प्रॉफिट में? ये कहां ऐड कर दूं? ये वाला 10.72 ये कहां रिकॉर्ड कर दूं? ये तो हमारे हाथों में अब इसके प्रॉफिट्स नहीं है, वो तो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, तो वो ओपनिंग फिगर में एडजस्ट कर दें। अच्छा, वैसे बताएं 18 की क्लोजिंग आ रही में 17 की एडजस्टमेंट्स पड़ी होंगी? हाँ। 18 की क्लोजिंग आ रही में 16 की एडजस्टमेंट्स पड़ी होंगी? हाँ। क्लोजिंग आ रही तो एजोन टाइप चीज होती है, इसमें तो पिछले सारे सालों की गलतियां पड़ी होती हैं। कंसोलिडेशन में भी यही नहीं कर रहे, सीआरई एसआरई में 3-3, 4-4 सालों की डिफरेंट डाल रहे हैं। तो अब ये क्या है? ये भी तो आ रही है, इसमें 19 की गलतियां सही कर दी, इसमें 18 की गलतियां सही कर दी, तो इसमें 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, जब तक 50-50 साल के भी सवाल आई में आते रहे, 50 साल पुरानी गलतियां, जितनी भी गलतियां पुरानी वो यहां सही कर दें जी। 9 और 9.54 डेप्रिसिएशन उल्टा दी, उल्टाने से खर्चे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। गेन डाल दिया, गेन डालने से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जाने जाएं, टोटल्स कराने, टोटल्स करा दें, करा दें टोटल, ना जाएं टोटल्स करा दें। ये प्रायर ईयर की गलतियां कहां सही करूं? शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में, सरप्लस में या अर्निंग में? इसका टोटल भाईजान, इसमें सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है? सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ टैक्स रेट? चलिए मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इस सवाल में आपको कहूंगा अगर टैक्स रेट दिया होता तो कैसे करते हैं। उसमें फिर एक और एडजस्टमेंट होनी है हर साल, वो टैक्स की भी होनी है, तो टैक्स भी दो देख लेंगे। फिलहाल टैक्स रेट नहीं दिया हुआ सवाल में, और FR1 में दिया नहीं होता था, और FR2 में दिया होगा। ये सवाल FR2 में अगर उसमें दिया होगा टैक्स रेट, फिर टैक्स की एडजस्टमेंट भी करनी है। अच्छा चलें, ये एडजस्टमेंट करा दें यार, प्लस या नेगेटिव? प्लस 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 26.54, ये 374. अच्छा यार, ये गलत बैलेंस था, इसके साथ मैंने रीस्टेटेड लिखा है क्योंकि ये सही बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये सब पोस्ट हो गया। पैट, पैट डालें अर्निंग में 107.12, 102 माइनस 14, 451.66। पैट 90, इसका सरप्लस किधर है? ये है 95.09। ये 25 को थोड़ा सा इधर करें ना, अच्छा लगे जी। 483.75,
75। ना 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 ना, टोटल गलत है तो मुझे नहीं पता, छोड़े परे, टोटल गलत है, बाद में सही करा दीजिएगा। अभी नहीं तस्वीर खींचनी भाईजान, अभी आपके मार्क्स कटेंगे। अभी आपने बताना है कौन कौन सी फिगर्स को आपने सही करके यूजर को भेजा है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, 1 से आधा मिनट, जरा अटेंटिव रहिएगा। 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के घर पहली दफा जा रही हैं, इसलिए यूजर को इनकी आरी नहीं पता थी, तो आप कुछ दोबारा नहीं इसकी आरी बता रहे यूजर को, इसलिए इस लाइन के आगे आपने पेपर में कुछ नहीं लिखा करना। 19 के पैट भी यूजर को पहली दफा बता रहे हैं, यार नाम नोट करना यार। 19 की क्लोजिंग आ रही यूजर के पास पहली दफा जा रही है, तो इसके साथ आपने कुछ लिखना नहीं है, बस 19 का पैट भी यूजर को पहली दफा पता चल रहा है, इसके साथ कुछ नहीं लिखना। 18 की आरी में ये एडजस्टमेंट सब करके भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है 18 की आरी आप रीस्टेट करके भेज रहे हैं। 18 के पैट भी यूजर के पास पिछले साल दफा भेज चुके हुए थे, इसको भी आप रीस्टेट करके भेज रहे हैं। और 1 जनवरी 18 वाली भी आपने सही कर दी है, ये गलत है ये सही है, तो इसके साथ रीस्टेट लिखेंगे यहां। तो ये ना 3 जगह रीस्टेट आता है, 3 जगह रीस्टेट आता है, बस। हाँ ओवर। 31/12/19 वाले के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा, और 19 के पैट के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा। 18 की आरी सही कर दी है, पिछले साल भी यूजर के पास 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई होंगी, वो वाली निकालेगा तो कुछ और आ रही होगी ना, तो इस आरी को आपने सही करके भेजा है, साथ रीस्टेटेड लिखे। 18 का पैट भी यूजर को पिछले साल बता चुके हैं, इसके साथ भी रीस्टेटेड करके लिखे। पुरानी अर्निंग्स तो यूजर को कितने सालों की पता है, उसके साथ भी रीस्टेटेड लिखें।